नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा सत्र 2020-21 तृतीय असाइनमेंट जो माह नवंबर का है, कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय के व्यावसायिक अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर उन बच्चों के लिए विशेषकर हैं जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है। इन वीडियोस में आप अपने प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन कर लीजिए और आप अपने विचार से सोच समझकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने कक्षा शिक्षक के पास इन असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर को जमा करें। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के जो असाइनमेंट नवंबर में जो दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, भर्ती और चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा अलग अलग दिया गया है ताकि यदि मान लो वार्षिक परीक्षा 2020-21 के अंतर्गत भर्ती के संबंध में या चयन के संबंध में अलग अलग पूछा जाए तो उसके संबंध में आप लोगों के द्वारा लिखा जा सके। तो सबसे पहले भर्ती के बारे में बता दूं। भर्ती में भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज करके उन्हें आवेदन पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब भर्ती की सबसे पहली प्रक्रिया होती है कर्मचारियों के द्वारा आवेदन पत्र भरना। दूसरा बिंदु है, भर्ती चयन से पहले की जाती है। मतलब जब किसी वस्तु या व्यक्ति का चयन किया जाता है उससे पहले उस चीज की भर्ती की जाती है। तीसरा बिंदु है, भर्ती के विभिन्न स्रोत होते हैं। मतलब भर्ती करने के लिए विभिन्न स्रोत होते हैं, बाह्य स्रोत या आंतरिक स्रोत भी हो सकते हैं। भर्ती में प्रार्थी की संख्या बहुत अधिक होती है। मतलब एक पद के लिए कई उम्मीदवार या प्रार्थियों की संख्या को बुलाया जाता है और उनमें से किसी पद के अनुसार चयन किया जाता है। पांचवा बिंदु है, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि यह सभी के लिए उपयोगी होती है। और छठवां और अंतिम बिंदु है, भर्ती एक साधन है। मतलब किसी साधन या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भर्ती एक प्रक्रिया या साधन के रूप में होती है। इसी प्रकार चयन के संबंध में बता दूं। चयन में प्रार्थी को दो भागों में बांटा जाता है। वह एक वे जिन्हें चुना गया तथा दूसरे वे जिन्हें किया जाता है अयोग्य घोषित किया जाता है। मतलब चयन के अंतर्गत आवेदन भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम प्रक्रिया चयन होती है जिसके अंतर्गत आवेदन किए हुए लोगों में से किन्हीं लोगों का चयन किया जाता है और बाकी लोगों को अयोग्य घोषित किया जाता है। दूसरा बिंदु है, चयन भर्ती के बाद होती है। जैसा आप लोगों को बताया गया है, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ में होती है और भर्ती का अंत चयन से होता है। चयन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। मतलब किसी भी चीज़ के चयन करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके आधार पर उस चीज़ का चयन होता है। चयन में प्रार्थी या आवेदकों की संख्या भर्ती से बहुत कम होती है। जैसा पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। पद के अनुरूप अधिक से अधिक मात्रा में आवेदन किए जाते हैं और जितने लोगों का चयन होता है वह कम होता है। मतलब भर्ती में आवेदकों की संख्या अधिक और चयन में आदमियों की संख्या कम होती है। चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। नकारात्मक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से आवेदकों का अयोग्य घोषित किया जाता है और योग्य व्यक्तियों को चयन किया जाता है। चयन एक साध्य है। साध्य मतलब लक्ष्य प्राप्ति करने का एक चयन प्रक्रिया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले हमें तो यह जानना होगा कि चयन का आशय क्या होता है। चयन का आशय बाहरी व्यक्तियों का परीक्षण करके उनका साक्षात्कार लेकर उन्हें नियुक्त करने का निर्णय लेना चयन करने का मुख्य लक्ष्य होता है। सही व्यक्तियों को सही कार्य पर लगाना चयन का प्रमुख और मुख्य उद्देश्य है। अब मैं आप लोगों को इसकी प्रक्रिया बता देता हूँ। चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है पूर्व परीक्षाएं। चयन पूर्व परीक्षाओं के माध्यम से अयोग्य प्रत्याशियों को अलग कर दिया जाता है। इस पूर्व परीक्षा में सफल प्रत्याशी की मुख्य परीक्षा में बैठने की पात्रता होती है। मतलब सबसे पहले आवेदक जितने लोगों ने आवेदन किया जाता है उनको परीक्षा के माध्यम से सफल प्रत्याशियों को अलग कर लिया जाता है और असफल प्रत्याशियों को बाहर कर दिया जाता है। दूसरा बिंदु है प्रारंभिक साक्षात्कार। प्रारंभिक साक्षात्कार में प्रार्थी या आवेदक की उपयोगिता के बारे में निर्णय लेने में सहायता होती है। यदि प्रार्थी उपयुक्त पाया जाता है तो उसे रिक्त पद पर नियुक्ति की अन्य औपचारिकता को पूरा किया जाता है। मतलब आवेदक के द्वारा प्रथम साक्षात्कार के माध्यम से उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं
और सही और उपयोगी आंसर प्राप्त होने पर उसको पद पर नियुक्ति दी जाती है। तीसरी प्रक्रिया है रिक्त आवेदन पत्र भेजना। चयन करने के पश्चात चयनित प्रत्याशी को एक रिक्त आवेदन पत्र भरने के लिए दिया जाता है। इसमें आवेदक के द्वारा अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अभिरुचि, वर्तमान स्थिति तथा संभावित वेतन आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस पत्र में 3 भाग होते हैं। आवेदन दिया जाता है जिसके अंतर्गत उस आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी होती है, मनोवैज्ञानिक जानकारी होती है तथा कार्य एवं योग्यता संबंधी उसकी जानकारी होती है। चौथे बिंदु के अंतर्गत आवेदन पत्र की जांच। जब आवेदक द्वारा आवेदन भरकर संस्थान को भेजा जाता है तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न संदर्भ पत्र तथा अनुभव आदि की जांच की जाती है और प्रार्थी जब चयन की समस्त प्रक्रियाओं में सफल हो जाता है तब उसे नियोक्ता द्वारा एक पत्र निर्गमित किया जाता है जिसे नियुक्ति पत्र किया जाता है। मतलब आवेदन पत्र की संपूर्ण जानकारी कर लेने के बाद नियोक्ता के द्वारा संतुष्ट हो जाने पर उसे नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 5वां बिंदु है मुख्य परीक्षा। परीक्षा के चयन का आधार मुख्य परीक्षा ही होता है। उसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षा मुख्यतः लिखित में होती है। मुख्य परीक्षा में योग्यता परीक्षण, कार्य परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण तथा भाषा योग्यता और रुझान के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। संगठन वह तंत्र होता है जिसकी सहायता से प्रबंध व्यवसाय का संचालन, समन्वय तथा नियंत्रण करता है। यह प्रबंध की आधारशिला है। संगठन का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। संगठन का महत्व, इसके अंतर्गत पहला बिंदु है उपक्रम या संस्था के विकास में सहायक। श्रेष्ठ संगठन के माध्यम से उपक्रम का विकास तेज गति से होने लगता है। बड़े पैमाने में उत्पादन की सफलता के पीछे श्रेष्ठ संगठन का हाथ होता है। मतलब किसी भी संस्था या संगठन के विकास के लिए संगठन का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। दूसरा है समन्वय स्थापित होना। संगठन की सहायता से विभिन्न विभागों, उप विभागों, विभिन्न व्यक्तियों एवं क्रियाओं से उचित समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे प्रशासन द्वारा निर्धारित नीति का पूर्ण परिपालन संभव हो पाता है। अगला बिंदु है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। स्वस्थ एवं कुशल संगठन भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफल रहता है, जिससे कर्मचारियों की दक्षता बढ़ती है और उनका मनोबल तथा उत्साह भी बढ़ता रहता है। चौथा बिंदु है मनोबल में वृद्धि। कुशल संगठन से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, दायित्व तथा कर्तव्य से सुपरिचित होता है तथा वह उपक्रम की नीतियों व उद्देश्यों को भलीभांति समझ सकता है। पांचवा बिंदु है श्रम व पूंजी में मधुर संबंध। श्रमिकों व प्रबंध के बीच मधुर संबंध स्थापित करना भी संगठन का एक उद्देश्य होता है। इस हेतु कुशल संगठनकर्ता की नियुक्ति कर श्रम और पूंजी के हितों की रक्षा की जाती है। छठवां बिंदु है समय व श्रम की बचत। संगठन में श्रेष्ठ मशीनें व यंत्र तथा श्रेष्ठ प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे कार्य के समय व श्रम में काफी बचत हो जाती है। संगठन द्वारा बड़े पैमाने में उत्पादन के लाभ भी लिए जाते हैं। मतलब एक श्रेष्ठ संगठन किसी भी संस्था या व्यवसाय या उपक्रम के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। इसके आधार पर संगठन के द्वारा ही संस्था या फर्म के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है नियुक्तिकरण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो नियुक्तिकरण किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके आधार पर सही व्यक्ति का सही पद पर चयन नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है। तो नियुक्तिकरण का महत्व मैं आप लोगों को बता दूं। नियुक्तिकरण अन्य साधनों का प्रभावपूर्वक उपयोग करना संभव बनाता है। मतलब उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन नियुक्तिकरण के अंतर्गत होता है। दूसरा बिंदु है नियुक्तिकरण अन्य प्रबंधकीय कार्य के निष्पादन को भी संभव बनाता है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वह भी नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है। तीसरा बिंदु है नियुक्तिकरण सही व्यक्ति को सही कार्य दिलाता है। चौथा बिंदु नियुक्तिकरण कर्मचारियों के विकास में सहायक होता है। पांचवा बिंदु नियुक्तिकरण कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक होने पर रोकता है।
छठवां बिंदु नियुक्तिकरण योग्य एवं सक्षम कर्मचारियों को खोजने में सहायक है। सातवां और अंतिम बिंदु है नियुक्तिकरण मानवीय व्यवहार की जटिलताओं का सामना करने में सहायक होता है। इस प्रकार किसी भी फर्म के लिए नियुक्तिकरण भी अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। असाइनमेंट का अंतिम प्रश्न है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरणों को समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर है, नियुक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति किया जाना होता है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उस प्रक्रिया को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योग्य अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करना होता है। इसके एक प्रक्रिया में आप लोगों को बता दूं, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, लेकिन प्रश्न में हमसे सिर्फ 4 पूछा गया है, इसलिए हम सिर्फ 4 चरणों का उत्तर दे रहे हैं। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहला प्रक्रिया में होता है कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करना। किसी भी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह पूर्वानुमान लगाया जाता है कि संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितने अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। उसके आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। दूसरा प्रक्रिया है भर्ती। भर्ती का अभिप्राय विभिन्न पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होता है। कर्मचारियों की भर्ती मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है। पहला प्रक्रिया है आंतरिक स्रोत के माध्यम से और दूसरा है बाह्य स्रोत के माध्यम से। आंतरिक स्रोत का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, आंतरिक स्रोत के रूप में संस्था में पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अन्य पदों के लिए चुन लिया जाता है, इसलिए इसे आंतरिक स्रोत कहा जाता है। बाह्य स्रोत के अंतर्गत पुराने कर्मचारियों को दोबारा लगाना, रिक्त पदों पर विज्ञापन करके, कारखाने के दरवाजे पर भर्ती, रोजगार कार्यालय आदि अन्य माध्यमों से नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। मतलब फर्म के बाहर से अन्य लोगों की नियुक्ति करना बाह्य स्रोत कहलाता है और फर्म के अंतर्गत पहले से कार्य कर रहे लोगों को अन्य पदों पर नियुक्ति करना आंतरिक स्रोत कहलाता है। इसका अगला बिंदु है, चौथा बिंदु है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रार्थी या आवेदकों में से योग्य आवेदन किया जाता है। प्रार्थी को कार्य करने के लिए चुना जाता है। यहाँ पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है कि प्रार्थी की कुशलता एवं कार्य की प्रगति में समानता हो। चयन एक लंबी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों के माध्यम से आवेदक की नियुक्ति की जाती है। चयन की प्रक्रिया, पहला चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम आवेदन प्राप्त करना होता है, उसके बाद आवेदन की प्राथमिक साक्षात्कार, तृतीय चरण के अंतर्गत आवेदक का प्रायोगिक परीक्षण, चौथा आवेदक का शारीरिक परीक्षण और अंतिम में अंतिम साक्षात्कार होता है। इसके बाद इसके विस्तृत रूप से इसके पूर्व के प्रश्नों में समझाया गया है। और चौथा और अगला चरण होता है कार्य की नियुक्ति। चयन प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद कर्मचारी को नियुक्ति पत्र के माध्यम से कार्य पर लगाया जाता है तथा उसकी कुशलता का पूरा प्रयोग किया जा सके। अधिकारियों का यह कर्तव्य होता है कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन और नियुक्ति की जाए। नियुक्तिकरण के और भी चरण होते हैं, लेकिन प्रश्न में केवल 4 चरणों के बारे में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को केवल 4 चरणों की जानकारी दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।